स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूट्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि अपने चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नाम है अपना मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि कई सारी बुक्स के अंदर ये मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी आता है, ठीक है। और जो चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग अगर देखोगे सही तो चैप्टर का नाम इसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बाकी का और जो है इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से दे देते हैं। तो किसी किसी बुक में ना ये मूल कॉन्सेप्ट के नाम से भी मिलता है। चैप्टर सेम ही है, सारा अंदर कंटेंट है वो सबका सेम ही है, कुछ अलग नहीं होने वाला है, बस केवल नाम ही अलग अलग होता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने जो लास्ट वीडियो में बात करी थी वो हमने बात करी थी डाल्टन्स लॉ के ऊपर। जो डाल्टन्स का लॉ था हमने वो देखा था और उसके कुछ ड्रॉबैक देखे थे। अब इससे आगे की हम जो टर्मिनोलॉजी है, आगे की जो चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे अच्छे से। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी का जो टॉपिक है वो है क्या इसका, वो है तुम्हारा देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या चीज़ है कि तुमने ऑलरेडी हाई स्कूल में पहले से पढ़ा होगा कि जो मास है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना तो हम उसको बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो मास जो है वो सेम ही रहता है, एज इट इज़ रहने वाला है। हाँ, उसकी फॉर्म जरूर चेंज हो जाती हैं, ओनली एक फॉर्म से उसे दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया बना दें या फिर हम उसके डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें, तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन एक बात और याद रखना, ये जो लॉ है ये न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं उनके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है कि कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब जाहिर सी बात है, अगर मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है तो उस एनर्जी को मास तो बोलने से रहे, क्योंकि एनर्जी मास मतलब एनर्जी जो मैटर तो होती नहीं, उसमें मास कहाँ से आया, तो नहीं है। तो ये जो लॉ सब पे लागू होता है बट न्यूक्लियर रिएक्शन पे लागू नहीं होता है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अभी यहाँ देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। समझ तो तुमने लिया कि मास ना तो कभी खत्म होगा ना कभी बनेगा, और इसकी फॉर्म जरूर चेंज हो सकती है, इस लिहाज में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो समझते हैं क्या चीज़ है, स्टेटमेंट क्या है इसका देखो। तो इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट क्या है इसका, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो यानी कि चाहे वो फिजिकल चेंज हो या फिर वो केमिकल चेंज हो, तो इनके अंदर जो मास है ना तो क्रिएट होगा और ना ही कभी डिस्ट्रॉयड होगा। तो जैसा है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ओनली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, देखो नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो कभी बनेगा ना कभी खत्म होगा। ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल चेंजेस, तो जो भी ऑर्डिनरी केमिकल या फिजिकल चेंज है उनके अंदर तो ये ठीक है एप्लीकेबल है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जितना भी जो मास है रिएक्टेंट का वो सेम उतना ही मास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि रिएक्टेंट जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास ऑलवेज इक्वल होता है, याद ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना इसको। देन इसके बाद ये है देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन है H2 है, ये H यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो सही कर लेना इसको, यहाँ पे H है। तो जो दो H हैं, जो ऑक्सीजन है देन अगेन H है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, तो यहाँ बनेगा इसका H2O, ठीक है। तो एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया और एक यहाँ पे बन गया। अब हुआ क्या था इसमें कि 2H और एक ऑक्सीजन वाटर बना दिए, एक ऑक्सीजन 2H मिलके अगेन वाटर बना दिए। अब यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 4 है, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे भी 4 हो गए, देखो 2 इसमें आ गए 2 इसमें आगे हो गए। ऐसे ही यहाँ पे 2 O हैं, तो एक वो यहाँ गया और एक वो यहाँ गया, तो दोनों का जो एटम है ना एकदम सेम है। अब इनका एक बार मास भी देख लेते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड में मास जो है टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो 4 से हम इसमें इंटू कर देंगे, प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वो एटम्स यहाँ पे आ गए। अभी सेम चीज़ यहाँ देखो, तो 4 ही हाइड्रोजन इधर है, 2 ही ऑक्सीजन इधर भी हैं। तो यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है एंड जो प्रोडक्ट साइड है दोनों के मास होते हैं इक्वल, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, यही है मास ऑफ कंजर्वेशन।
देखो अब यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब सिंपल सा है कि जो भी तुम कंपाउंड ले रहे हैं, या तुम उसे लैब में बना लो या फिर तुम नेचर से ले लो, कि तुम्हारी अपनी इच्छा है कि तुम उसे लैब में बनाते हो या फिर नेचर से लेते हो, तो उनके अंदर जो एटम्स हैं उनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वो रेशियो कभी उनका चेंज नहीं होने वाला है। देखिए इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। ठीक है, वाटर है, अब वाटर को चाहे तुम कुएं से ले लो या हैंडपम्प से ले लो या लैब में बना लो, कहीं से भी ले लो, मतलब ये है। तो जो H2 है उसके अंदर H और O का जो रेशियो है वो 2:1 ही रहने वाला है, वो चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि जो उसका रेशियो है वो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आगे समझ में? तो सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है, नाम क्या रखा गया तो हम बताइए। यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, जो लॉ है वही है डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 4 तुम्हें ये आइटम दिख रहे होंगे, 2 आइटम यहाँ दिख रहे होंगे, आपस में जो रिएक्शन करी तो देखो 2 ये हैं, एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गए, दोनों जो रेड वाले ना ये यहाँ पे हाइड्रोजन है और जो बड़ा सा दिख रहा है वो ऑक्सीजन है। तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, इसका रेशियो जो है वो 2:1 ही आने वाला है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ऐसे इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये 2:1 ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, जब रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2:1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब से तुम कहीं से भी ले आना, जहाँ मन करे वहाँ से ले लेना। 2 हाइड्रोजन जो है इसका मास है वो 2 AMU हो गया, ऐसी जो ऑक्सीजन है उसका मास होता है कितना, 16 AMU। एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU और एक ऑक्सीजन का मास 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो तुमने अभी ऊपर पढ़ा था। कार्बन 12 का 112 पार्ट का जो मास होता है उसे बोलते हैं 1 AMU। ठीक है, उसी कंपेयरिंग करके हम अदर एटम्स के मास भी निकालते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या चीज़ है, तो इसके अंदर कितना 18 AMU, तो क्योंकि 16 उसका ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन, टोटल मिला के 18 हो गया। देखो 16 ये और 2 ये हो गया ना 18, तो ये 18 ही है। अब यहाँ परसेंटेज अब निकालोगे हम लोग तो निकाल ही सकते हो, जिसका भी निकालना उसका वेट ऊपर और 1 टोटल वेट इंटू 100 कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब कैसे निकाला है देखना चाहो तो ये भी देख लो, चलो दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो अब अगर तुम्हें हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, या 1 × 2 कर लो चाहो तो, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते थे। यहाँ पे 18 आ गया, इंटू करोगे 100 बिकॉज क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है। एक मिनट थोड़ा 10 कर दूँ, तो यहाँ पे इसमें कर दिया हमने 100। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर तुम निकालोगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वेट कितना है, 16 है, तो 16 × 100 और डिवाइड 18 करोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसको मिटा दीजिए पहले। इसको पहले कर देते डिलीट, देन अब चलते आगे, है ना। चलो तो अब ये तो तुम्हारा हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो कर लो है जो बच रहा है अभी तक, और लॉ कौन है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सिंपल सा फंडा है। इसका मतलब ये होता है कि जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, मतलब यानी कि 2 कोई आइटम्स है तुम्हारे पास, वो 2 आइटम्स से कंबाइंड हो रहे हैं, जब रिएक्शन कर रहे हैं और वहाँ से 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनमें जो एक का मास होता है वो देखता है कांस्टेंट, दूसरे का जो मास है वो होता है एक सिंपल रेशियो में हमें मिलता है, 1:2, 3 करके ऐसे मिलता है हमें। ठीक है, तो आगे उसे देखते हैं। पहले जैसे बताया था मैंने वैसे ही है। तो यानी कि तुम्हारे पास 2 कोई आइटम है, एक आइटम तुम्हारे पास यहाँ पे, एक आइटम तुम्हारे पास यहाँ पे, 2 आइटम्स हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अगर इन दोनों को आप कंबाइन कराते हो, कंबाइन कराने के बाद इससे 2 या फिर 2 से ज़्यादा
जो प्रोडक्ट तुम्हें मिलेंगे, 2 और मोर प्रोडक्ट तुम्हें मिलेंगे, तो जो तुमने पहले कंबाइंड कराया था ना, दो एटम जो कंबाइंड कराए थे, तो उनमें एक का जो मास है वो तो होगा फिक्स, और दूसरे का जो मास मिलेगा तुम्हें सिंपल रेशियो में मिलेगा। ठीक है, तो इसे कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये चलो देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें देखो ये है, अब यहाँ नाइट्रोजन है, रिएक्शन करा ऑक्सीजन के साथ में, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करा, तो जब रिएक्शन होती है ना तो यहाँ से 4 से 5 प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन रिएक्शन करी तो यहाँ पे NO मिला, देन सेम रिएक्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, अब यहाँ पे कौन मिला, NO2 मिला, एक और यहाँ पे कौन मिलता है, N2O मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मिल गए। अब इनका एक बार रेशियो देखते हैं, ये देखो अच्छे से टेबल देखो, देखो यहाँ पे कंपाउंड है, मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, टेकिंग फिक्स मास ऑफ N। बोला ना तुमसे एक का मास फिक्स रहेगा, वो तुम किसी का भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन का ले लिया इसीलिए। ठीक है, तुम चाहो तो ऑक्सीजन का भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे किसका ले रहे हैं हम, नाइट्रोजन का ले रहे हैं। ठीक है, और इसके नीचे डिवाइडेड बाई लोएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन, क्योंकि रेशियो जब निकालना है तो सबसे छोटा जो अमाउंट होगा उससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास एक रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी देखो, और यहाँ पर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास। अब कैसे हुआ, तो जो N2 है, N2O के अंदर 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, तो 2 का हो गया 28, तो यानी कि नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, इसमें एक ऑक्सीजन है जिसका मास कितना हो गया 16 यानी कि 16, एक NO है ऐसे यहाँ पे 14 और इसका 16, नाइट्रोजन का देन अगेन 2 नाइट्रोजन, तो फिर से हो गया 28 28, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 3, तो एक का होता है कितना 16, तो 3 का होता है कितना 48, हो गया। ऐसे सब हमने निकाल लिया। अच्छा, अब हमें एक का जो मास फिक्स करना पड़ेगा, तो अब यहाँ जो फिक्स पहले से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का कितना है 14 है, करना कितना है 28, एक का फिक्स करना है, तो इसमें हमने 2 से इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 32। क्लियर, ऐसे यहाँ पे 28 पहले से ही है तो यहाँ 48 बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 62 है, तो यहाँ हमें 14 करना मतलब 28 करना है, तो 28 मतलब इसमें 2 से हम इंटू कर देंगे, तो जो 14 है ये हो जाएगा 28 और जो 32 है ये हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ देखो सबका एक में नाइट्रोजन का जो मास है वो हो गया फिक्स। अब जो पीछे ऑक्सीजन का मास आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे अगेन, उसमें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है 16 है, तो 16 में 16 से कर दिया, 32 में फिर 16 से कर दिया, 48 में फिर 16 से कर दिया, 64 में 16 से कर दिया और 80 में भी 16 से कर दिया। रेशियो करने के बाद जो मतलब डिवाइड देने के बाद जो रेशियो निकल के आया वही आ गया 1 2 3 4 5 आ गया ना सिंपल रेशियो में एक। तो यानी कि सिंपल सी बात है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी, कोई भी 2 एटम्स हो रिएक्शन करेंगे आपस में, रिएक्शन करने के बाद वहाँ से अगर जो 2 से ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं तो उसमें तुम्हें एक का मास जो फिक्स करना पड़ेगा वो कोई भी कर देना, तुम्हारी अपनी इच्छा है, नाइट्रोजन करो या ऑक्सीजन का तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन रेशियो सेकंड वाला जो एटम होगा उसका जो रेशियो आएगा मास रेशियो निकल के आएगा, जो मास रेशियो है वो एक सिंपल नंबर में आएगा, ध्यान रखना। इतनी सी बात है बस। अगर तुम्हारे कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। तो अभी इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन हुई, कार्बन की और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हमें 3 कंपाउंड मिले, एक CO, CO2 और C3O2, ठीक है। अब करना क्या है कि इनका पहले मास रेशियो निकालो कार्बन और ऑक्सीजन का। तो इसके अंदर कार्बन 1 है तो 12 आ गया, O का 16 हो गया, ऐसे कार्बन का 12, O का कितना हो जाएगा 32 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिख लेना इसको, वो मिस्टेक्स हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कुछ सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे 12 है तो 12 यहाँ पे 3 है, 12 3 36 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तो 16 दूनी 32 हो गया, तो 36 रेशियो 32, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक का जो मास है फिक्स करना पड़ेगा भाई। देखो अब यहाँ टेकिंग फिक्स मास ऑफ कार्बन 36 फिक्स कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब एक किसी का भी कर लेते हैं, एक का फिक्स कर देते हैं, मतलब कुल मिला के ही है। तो अब कार्बन का अगर करना है तो इनका चेंज करने से रहे 36 से फिक्स कर देते हैं। इसका तुम्हें 36 करना है तो उसमें तुम्हें इंटू करना पड़ेगा 3 से, फिर तो 12 3 36 और 16 3 48 यहाँ पर हो जाएगा।
इसका करेंगे 12 3 36 3 बार और फिर इसका भी इंटू कर दे 96 हो गया। ये तो ऑलरेडी पहले से है ही। अब इसमें सबसे छोटा नंबर जो है उसे डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें? 32। जैसे डिवाइड करोगे सिंपल रेशियो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो 48 रेशियो 32, 69 डिवाइड जो रेशियो है वो 32, ऐसे 32 और जो रेशियो वो 32 हो गया। अब यहाँ रेशियो ऑप्शन निकालते हैं हम लोग, तो 32 जो है इसमें डिवाइड करके यहाँ पे निकल आएगा अपने पास। अभी बताया ना तुम लोगों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5। ऐसे यहाँ पे जब निकालोगे तो इसका आ जाएगा 3, मतलब डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी है, ठीक है, डिवाइड देने के बाद में। तो रेशियो इसका कितना आ गया? इसका 2 आ गया। इसका रेशियो कितना आ गया? तो यहाँ 6 और यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया? तो पहला रेशियो तो ये रहा। अब जो रेशियो कभी पॉइंट में होता नहीं, जो 1.5 है, इसीलिए इसमें तुम्हें 2 से इंटू और करना पड़ेगा। 2 से इंटू कर दोगे तो ये 2 बन जाएगा, इसमें 2 से कर दिया तो 6 बन जाएगा, डेढ़ में करोगे तो 3 बन जाएगा। डिवाइड देने के बाद जो नंबर बच रहे हैं वो है यहाँ पे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दो, बताओ, जैसे कमेंट करके मुझे बता देना कोई अगर दिक्कत हो तो, ठीक है। तो बता दिया करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अगर हुआ तो कुछ समझ में ना आए या कोई भी या और एग्जाम्पल करवाने हो तो बता दिया करो। चलो अभी चलते, ये हो गया ध्यान थे। अब इसका स्टेटमेंट भी देख लेते क्या था। अभी तो केवल एग्जाम्पल तो देखिए, हमने समझे तो है। तो इसका स्टेटमेंट भी देख लो, तो लिखना भी तो है एग्जाम में जाकर। लिखना क्या, देखो, इफ 2 एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, ठीक है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, द masses of one element that combined with a fixed mass of other element। समझ में आ गई? यानी कि 2 एलिमेंट जो हैं आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से जाके कंबाइंड होगा, उससे जाके रिएक्शन करेगा। आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, जो रेशियो होगा किसमें होगा? एक होल नंबर में होगा। क्लियर हो गया? दूसरा भी है इसका स्टेटमेंट, ये भी पढ़ के देख लो। ऑल्टरनेट वे इसका क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। इफ 2 एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड फॉर अ फिक्स मास ऑफ द एनी वन एलिमेंट इन बोथ द कंपाउंड, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट इन द 2 कंपाउंड कम आउट टू बी इन स्मॉल होल नंबर। जो तुम्हें इजी लगे वो लिख देना, लेकिन बात दोनों की एक ही है। जो एलिमेंट है कंबाइंड होंगे, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से आए कंबाइंड होगा। तो जब जो प्रोडक्ट बन के आएगा तो उनके अंदर एक का मास तो फिक्स होगा, दूसरे का जो मास है वो एक सिंपल नंबर में मिलेगा, तुम्हें एक होल नंबर में मिलेगा। मतलब पॉइंट वगैरह में ना 1 2 3 4 5 एक ऐसे वैसे तुम्हें आराम से वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं गैलो-सैक लॉ। अब ये गैलो-सैक लॉ कौन है? तो गैलो-सैक जो है एक साइंटिस्ट है पहली बात तो, और ये जो बताते हैं वो गैस फॉर्म के लिए बताते हैं, गैस के लिए बताते हैं। बोलते जब गैस आपस में रिएक्शन करेंगी, जब आपस में कंबाइन करेंगी तो उनकी जो वॉल्यूम होंगे वो तो एक सिंपल नंबर में मिलेंगे, ठीक है, सिंपल नंबर में। अब कोई भी 2 गैसेज हों आपस में कंबाइन कर देंगे, उनको सिंपल जो रेशियो है उसमें कंबाइन कराओ, देन उसके बाद जो प्रोडक्ट में मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट में मिलेगा, गैसेज प्रोडक्ट होगा, उसमें एक सिंपल रेशियो तुम्हें मिलेगा। बस इतनी सी बात है। बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट है, सिंपल सिंपल से, लेकिन आते जरूर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या देखो, व्हेन गैसेज कंबाइंड और आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कंबाइंड हो रही है और कुछ प्रोडक्ट कर रही हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो by volume provide all gases are at same temperature and pressure। एक बार दोबारा देख लो अच्छे से, देखो स्टेटमेंट इसका क्या है। देखो व्हेन गैसेस कंबाइंड, जब गैसेस हैं जो कंबाइंड होंगी और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में कुछ बना रही है, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो अगर इसको तुम लोग लेते हो ना, बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से, प्रोवाइड ऑल गैसेस आर द
आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना वो एक सिंपल होल रेशियो में आएगा, सिंपल रेशियो में, लेकिन उसी टेम्परेचर और प्रेशर भी तुम्हें सेम रखने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे H2 गैस है, कंबाइंड हुई O के साथ में, बना उसका H2O। अब यहाँ रिएक्शन अगर बैलेंस करते हो उधर, तो यहाँ पे 2H2 तुमने ले ली, एक ऑक्सीजन ले ली, रिएक्शन करने के बाद क्या बना यहाँ पे, इसका 2H2O बन गया, 2H2O बन गया। तो सिंपल रेशियो आ गया ना, इसका भी 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका बनने के बाद आया कितना, 2 वॉल्यूम। तो ये इसका सिंपल सा। एक और एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन का, देखो अमोनिया गैस बनेगी इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली हमने, नाइट्रोजन गैस ली, कंबाइन करी, रिएक्शन बनी, बना गया यहाँ पे NH3। ये NH3 को इस गिब्सस के बाद लिखते हैं, ये तीर तुम्हें दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसे यहाँ शिफ्ट कर देना, तीर को यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ पे शिफ्ट कर देना, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे इसका 3 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, रिएक्शन करने के बाद जो बनेगा वो बनेगा इसका अमोनिया का 2 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है तुम्हें सिंपल रेशियो में मिलेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये अवोगाद्रोस लॉ, अवोगाद्रो लॉ काफी इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका नंबर, अवोगाद्रो नंबर। ये क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो जो है इनका सिंपल से एक ही चीज है, ये बोलते हैं कि अगर तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो और तुमने अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स हैं, इसमें से जो भी हैं, उनका जो नंबर है वो एकदम फिक्स रहता है, वो नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, इसमें नंबर सेम रहते हैं। देखो एक मिनट, पहले ये देखो उसके बाद उसे देखो। एलिमेंट का अगर देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस की एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स हैं वो नंबर उनके सेम रहने वाले हैं, कब, जब वॉल्यूम उनका सेम होगा, और कब होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो दोनों चीज सेम रहनी चाहिए वहाँ, तभी की बात। तो यहाँ वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करेगा इनके नंबर ऑफ मोल्स पे। तो V प्रोपोर्शनल यहाँ पे होता था N, ये यहाँ से हटेगा, N को हम नीचे ले आए, यहाँ से हटेगा आगे कांस्टेंट, तो K इक्वल टू हो गया V/N। जब यहाँ से फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा V1/N1 इक्वल टू V2/N2, ठीक है। और ये अभी आगे भी आएगा, अभी स्टेट ऑफ मैटर आएगा, उसके अंदर डिटेल में आएगा। अब इसका एग्जांपल लिख लो, तो कंपैरिजन ऑफ सम गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है और मीथेन गैस है, अगर इनके वॉल्यूम तुम लोग सेम रखते हो तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जो भी हैं, वो उनका नंबर एकदम सेम रहने वाला है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। वो चेंज मत करना, बाकी का नंबर इसका फिर बदलेगा नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव तो जाहिर सी बात है, जब रिलेटिव किसी से करते हैं ना तो किसी से हम कंपेयरिंग करके निकालते हैं। रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट करना, किसी से रिलेट करेंगे तभी वो चीज़ निकल पाती है वहाँ से, हम तभी उसको रिलेटिव भी बोल पाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, अब किसी की हम डेंसिटी निकालनी है बट किसी से हमें रिलेट तो करनी पड़ेगी वो, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो एक बार देखो, it is the density of substance relative to the density of another substance at same temperature and pressure। क्लियर हो गया। जिस भी तुम्हें मैटर की सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है उसे तुम्हें किसी से रिलेट करना पड़ेगा, किसी से कंपेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी कब, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए बस। तो RD मतलब रिलेटिव डेंसिटी, और यहाँ पे जो डेंसिटी यानी कि D बोलेंगे या इसको रो बोलेंगे हम लोग, ये तो रो है, खैर हम इसको डेंसिटी को D से भी लिख देते हैं, स्मॉल d से। तो यहाँ रो जो सब्सटेंस की हमें निकालनी है अपॉन P रेफरेंस वाला चाहिए, मतलब जो रो है वो रेफरेंस वाला चाहिए।
अच्छा, रेफरेंस जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इट इज़ अ डायमेंशनल क्वांटिटीज है, ये डायमेंशनल होती है, ठीक है। चलो अब एक करके देखते हैं हम। देखो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर तुम्हें किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो तुम्हें वहाँ हाइड्रोजन की जो वाटर है उसकी, सॉरी हाइड्रोजन जो है उसकी डेंसिटी में से कंपेयरिंग करना पड़ेगा, लेकिन कब, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यानी कि जो वाटर है उसकी हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, और ये तो खैर पहले से पता होती है, इसी से हम उसको रिलेट भी कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात ये है यहाँ पे कि अगर तुम्हें किसी भी सब्सटेंस की, मतलब लिक्विड की, अगर कि तुम्हें किसी भी लिक्विड की तुम्हें उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो तुम्हें वाटर की रिलेटिव डेंसिटी से उसे कंपेयरिंग करना पड़ेगा, वो भी कब, 4 डिग्री सेल्सियस पे जाके, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ फॉर लिक्विड के लिए तो जो पी सब्सटेंस अपॉन वाटर की यहाँ पे डेंसिटी आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे रो सब्सटेंस और अपॉन रो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगी वो वाटर की रहेगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, और ऊपर जो डेंसिटी रहेगा वो किसी भी सब्सटेंस की वहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आगे देखो, फॉर अ गैसेस इट इज अ मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू एयर STP, ठीक है। और ये भी कैसा, ये भी एक डायमेंशनल ही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो फिलहाल वही बात चली तुम्हारे पास, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। जब रिलेटिव तुमने देख ली और यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी देख ली, ठीक है। और वही चीज़ है, सेम तरीका निकालने का है, स्पेसिफिक बोल लो रिलेटिव बोल लो, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो वेपर डेंसिटी, ये क्या चीज़ है, मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये क्या चीज़ है, देखो मैथमेटिकल फॉर्म क्या चीज़ है, वेपर डेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म ही देखो। तो देखो डेंसिटी ऑफ द गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम्हें वेपर डेंसिटी निकालनी है तो तुम्हें इसमें हाइड्रोजन जो गैस है उससे कंपेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी कब, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ पे कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, तभी निकाल सकते हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखा चीज़ यहाँ पे, इट इंडिकेट हाउ हैवी अ गैस इज विद रेस्पेक्ट टू द लाइटर गैसेस। तो ये बताती क्या है, जो अदर गैसेस हैं वो हाइड्रोजन गैस से कितना हाई, मतलब हायर है, और कितना लाइट है, कितना हैवी है और कितना लाइट है, ये वो बताएगी हमें, ठीक है। अदर गैस जो हैं, ये भी क्या है, ये भी एक डायमेंशनल है, ठीक है। वेपर डेंसिटी निकालेंगे कैसे, तो वेपर डेंसिटी जो है, देखो डेंसिटी ऑफ गैस ए एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर। तो गैस से जो भी हो का अगर तुम्हें उसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है तो तुम्हें हाइड्रोजन की वेपर डेंसिटी से कंपेयरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन वाले की आने वाली है, और ऊपर जो है जिसका भी तुम्हें निकालना है वो रख देना ऊपर। तो ये मालूम चल जाएगा कि जो तुम गैस ले रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस से कितना हैवी या कितना लाइटर है। इसका सिंपल एक ही बात रहती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, मास ऑफ गैस ए इन 1 ml एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो तुम्हें करना ही करना है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 1 ml, जितना ऊपर उतना नीचे। अब ऐसे यहाँ पे मल्टीपल जो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं अब उसकी फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ 1 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब जो गैस तुम ले रहे हो वो नीचे आ गई हाइड्रोजन वाली, तो ठीक है। तो टोटल जो नंबर तुमने ले रखे पार्टिकल्स के, उस एक का तुम्हें इंटू कर देना मास का, वो ऊपर टोटल मास आ जाएगा, और नीचे वो टोटल मास हाइड्रोजन का रहेगा, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे बात आती है कि हाइड्रोजन का मास तो भैया कांस्टेंट है, H2 है, एक का मास 1 है तो 2 का मास हो गया 2। तो यहाँ पे जो M है, जो भी तुम दूसरा कोई गैस वगैरह लेते हो उसका मास अपॉन 2 कर देंगे। 2 करने के बाद फॉर्मूला बन जाएगा मास, जो मोलर मास अपॉन 2। अब ये मोलर मास किसका रहेगा, जो भी तुम गैस ले रहे हो वो, ठीक है।
उसका मोलर मास अपॉन 2, ये रहती है यहाँ पे वेपर डेंसिटी, इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ से। तो वेपर डेंसिटी यहाँ की मोलर मास अपॉन 2, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। नोट कर लेना अच्छे से, उसके नोट्स भी बनाते जाना हैंड टू हैंड। मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम मतलब पहली बात तो ये देख लो कि एसटीपी होता क्या है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एट एसटीपी कंडीशन, अब ये कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर यानी कि 0 होना चाहिए, या फिर हम उसको 273 केल्विन बोल सकते हैं। प्रेशर यानी कि 1 बार होना चाहिए। अगर बात हो जाए कि एसटीपी पे कोई भी काम हो रहा है तो समझ लेना कि एसटीपी का मतलब ये है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 रहने वाला है और जो प्रेशर है वो 1 बार रहने वाला है, ठीक है। और जो मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी पे कितना होता है, 22.7 लीटर, ये याद रखना। मोलर वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे 1 बार प्रेशर लेते हो तो जो वॉल्यूम है वो 22.7 रहेगा। अगर 1 एटीएम लोगे तो यहाँ पे 22.4 लीटर रहेगा, ठीक है। पहले जो एसटीपी था यहाँ पे उसमें पहले प्रेशर 1 एटीएम हुआ करता था, अभी जो न्यू के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया तो कर दिया यहाँ पे 1 बार। तो अगर 1 बार हो जाएगा तो इधर फिर ये हो जाएगा 22.7 लीटर, और अगर तुम इधर 1 एटीएम लेते हो तो यहाँ तुम्हें 22.4 लीटर लेना पड़ेगा। एक बात याद रखना कि जब तक वो तुमसे बोलना दे कि 1 बार इसमें प्रेशर है, तब तक तुम्हें वो 1 एटीएम में कंसीडर करना है। तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को। मोलर वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा है कि एसटीपी अगर तुम लोग निकाल रहे हैं तो 1 मोलर यानी कि 1 मोल जो गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो ये यहाँ पे चीज़ थी, ठीक है। आई होप बात में समझ से आ गई होगी। ये बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब तक प्रेशर वो 1 एटीएम ना बोल दे तब तक लेना मत। वो एटीएम बोल, अगर वो 1